मैला आंचल का कथानक शिल्प उसके कथ्य के अनुरूप है, इस कथन पर विचार कीजिए। या मैला आंचल के वस्तु विधान की समीक्षा कीजिए। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा। कथा वस्तु और उसका सम्यक विन्यास उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। विषय वस्तु की रचना का रूप देना ही रचना की संरचना या संरचना शिल्प कहलाता है। मैला आंचल की संरचना में जिन तत्वों को माध्यम बनाया गया है उनमें से एक है कथा शिल्प या कथा वस्तु। उपन्यास की विषय वस्तु ही उसके शिल्प को निर्धारित करती है। मैला आंचल की विषय वस्तु सामान्य उपन्यासों की से भिन्न है, अतः उसका शिल्प भी अनूठा है, विशिष्ट है। संरचना की दृष्टि से उपन्यास दो प्रकार के होते हैं, सरल तथा जटिल। सरल कथानक वाले उपन्यास में एक ही कथा सूत्र होता है और वह सीधी रेखा से आगे बढ़ता जाता है। जटिल कथानक वाले उपन्यास में अनेक कथा सूत्र होते हैं और लेखक उन्हें परस्पर जोड़ता है। मैला आंचल जटिल कथानक वाला उपन्यास है जिसके माध्यम से पूर्णिया जनपद के जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें वहां की लोक संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक गतिविधियों का अंकन प्रामाणिक, स्वाभाविक और यथार्थ है। कथा शिल्प की दृष्टि से उपन्यास दो प्रकार के होते हैं। पहला सुसंबद्ध कथा वस्तु वाले उपन्यास तथा असंबद्ध कथा वस्तु वाले उपन्यास। सुसंबद्ध कथा वस्तु वाले उपन्यास में विभिन्न कथा सूत्र को कपड़े के ताने बाने की तरह परस्पर गूंधा जाता है, अतः उसे वीविंग पैटर्न वाला उपन्यास भी कहते हैं। असंबद्ध कथा वस्तु वाले उपन्यास में कथा सूत्र बिखरे हुए होते हैं। रेणु का उद्देश्य मैला आंचल के माध्यम से पूर्णिया जनपद के जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करना था, अतः उसने जीवन के विविध पक्षों का चित्रण करने के लिए विचित्र कथा सूत्र का योजना किया था। वहां के धार्मिक जीवन तथा गांव में होने वाली धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है कट्टरपंथी मठ। इनका चित्रण करने के लिए लेखक ने जिन्हें कथा सूत्रों की योजना की है वे हैं सेवादास, रामदास, लक्ष्मी प्रसंग और बालदेव लक्ष्मी प्रसंग। राजनीतिक गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है बालदेव तथा कालीचरण से संबद्ध कथा सूत्र। बालदेव कांग्रेसी है तथा कालीचरण समाजवादी। पहले के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कश्मकश को अंकित किया गया है तथा कालीचरण और उसके साथियों के कार्यकलाप समाजवादी पार्टी की क्रांतिकारी विचारधारा को तथा सब प्रकार के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की गाथा प्रस्तुत करते हैं। संथालों और गांव वालों के बीच संघर्ष की करुण कथा अंत में भी उस समय की राजनीतिक गहमा गहमी को प्रस्तुत करता है। स्त्री पुरुष संबंध की सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए लेखक ने एक और अनैतिक विवाहेतर संबंधों को पेश करने वाले कथा सूत्रों की योजना की है, जैसे लक्ष्मी रामदास प्रसंग, फूलिया खलासी, सहदेव मिसिर प्रसंग, रस पियरिया रामदास प्रसंग। दूसरी ओर सच्चे प्रेम के प्रसंग हैं जैसे बालदेव लक्ष्मी, प्रशांत कमला, कालीचरण और मंगला। गांव में संपन्न लोगों तथा गरीब जनता के बीच संबंधों का चित्रण करने के लिए तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और राम कृपाल सिंह, हरगौरी सिंह, खिलावन यादव से जुड़े प्रसंग है। उच्च वर्ग के संपन्न लोगों की बेईमानी तथा शोषण के द्वारा गांव के लोग किस प्रकार विपन्न हो जाते रहे यह बताता है।
इन प्रसंगों का उद्देश्य उनको उद्घाटित करना है। साथ ही इनमें गांव के विभिन्न वर्गों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य का भी पता चलता है। मैला आंचल में लगभग 80 ऐसी अंतर कथाएं हैं जिनसे अंचल के जीवन की विभिन्न विशेषताओं का पता चलता है, पर उपन्यास को पढ़ने के बाद वे कथा उनसे जुड़े पात्र स्मृति पटल से लुप्त हो जाते हैं। शायद ही किसी उपन्यास में इतनी अंतर कथा को विनियोजित किया गया हो। मैला आंचल को प्रासंगिक गौण कथाओं का अजायब घर कहा गया है। मैला आंचल की विषय वस्तु विन्यास की विशेषता यह है कि इसमें कोई कथा ऐसी नहीं है जिसे मुख्य कथा कहा जा सके। सब कथा सूत्र समानांतर रूप से चलते रहते हैं, फिर भी वह एक संश्लिष्ट रचना है। उपन्यास के कथा सूत्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माला के मनकों की तरह, और जब मिलकर अंचल के समग्र बहुआयामी जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं, समन्वित रूप से आंचलिक जीवन को संश्लिष्ट चित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। गठन की दृष्टि से मैला आंचल का कथानक कुछ श्रृंखला में नहीं जान पड़ता, किंतु वह विशृंखल है या नहीं, इसे गठन का ढीला ढाला ढांचा ही इसकी कथा वस्तु का प्राण है। परंपरागत कथा वस्तु शिल्प से भिन्न होते हैं। वह कथ्य के अनुरूप है, अतः उसे सुष्ठु कहा गया है। लेखक का उद्देश्य था पूरे अंचल के जीवन को उसकी पूरी विविधता एवं सजीवता के साथ चित्रित करना, और इस उद्देश्य से उपन्यास पूरी तरह सफल हो जाता है। रेणु ने मैला आंचल की कथा वस्तु का आरंभ, विकास, चरम सीमा तथा अंत के औपचारिक पड़ावों में नहीं बांटा है, फिर भी उपन्यास का आरंभ अत्यंत नाटकीय और प्रभावशाली है। उसका विकास भी सहज गति से होता है। उपन्यास की चरम सीमा है गांधी जी के लघु संस्करण वामन दास का भ्रष्टाचार, तस्करी, अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष करते हुए आत्म बलिदान करना। तस्कर सम्राट दुलारचंद कापरा की गाड़ी के पहियों के नीचे कुचला जाता है, उसकी लाश की दुर्गति की जाती है। यह प्रसंग आजादी के बाद भारत में पनप रहे भ्रष्टाचार, लोकमर्ष, परंतु यथार्थ चित्र को प्रस्तुत करती है। उपन्यास का अंत यदि इस बिंदु पर हो जाता तो उपन्यास बड़ा प्रभावशाली बन जाता। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के आकस्मिक हृदय परिवर्तन और अपनी जीवन अपने खेत गरीबों में बांटने आदर्शवादी अंत से उपन्यास कला को क्षति पहुंचती है। उपन्यास की एक विशेषता यह है कि उसकी कथा वस्तु परिवेश प्रधान हो। लोक जीवन एवं लोक संस्कृति का चित्रण करते हुए लेखक ने भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी सजीवता से चित्रित किया है। इसकी कथा एवं पात्र दोनों ही परिवेश के जीवंत चित्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए इसे आंचलिक उपन्यास कहा गया है। सफल कथा वस्तु के आवश्यक गुण है मौलिकता, स्वाभाविकता, रोचकता, सरसता। मौलिकता। मैला आंचल की कथा वस्तु मौलिक है। श्री रेणु जी ने मेरीगंज के रूप में बिहार के पूर्णिया जिले के जिस प्रतीकात्मक गांव का चित्रण किया है वह वर्णन की दृष्टि से सर्वथा अछूता सा है। उसमें जीवन की गहन और व्यापक अनुभूतियों को चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद को यदि कृषक जीवन का मर्मी चित्रकार माना गया है तो रेणु जी के विषय में कहा जा सकता है कि उन्होंने समग्र ग्रामीण समाज का बड़ा ही मौलिक और यथार्थ चित्रण किया है। स्वाभाविकता। मैला आंचल की कथा वस्तु पूर्णतः स्वाभाविक है। प्रायः प्रत्येक गांव में उसी प्रकार
विभिन्न जातियों का अलग अलग दल या टोलियां हुआ करती है। जैसी मेला आंचल में यादव टोली, कायस्थ टोली, राजपूत टोली, कुर्मी टोली आदि टोलियों को प्रदर्शित किया गया है। गांव की इन टोलियों के नेता उसी प्रकार सब पर अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करते रहते हैं। जैसे विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह तथा खेलावन यादव में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। रोचकता। मेला आंचल की कथा वस्तु अत्यंत रोचक है। अनेक प्रसंग पाठक की जिज्ञासा और कौतूहल को जागृत करते हैं और वह परिणाम जानने के लिए व्यग्र रहता है। कालीचरण, मंगला, प्रशांत कमला, फुलिया, सहदेव, खलासी, बलदेव, लक्ष्मी संबंधी वृत्तांत ऐसे ही हैं। मेला आंचल में कथानक के विकास के लिए लेखक ने जिन पद्धतियों का आश्रय लिया है वे हैं वर्णनात्मक पद्धति, नाटकीय या संवादात्मक पद्धति, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, पूर्वदीप्ति पद्धति, फ्लैशबैक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति। इस पद्धति में लेखक वर्णनात्मक रीति से कथा कहता जाता है। मेला आंचल में इस पद्धति का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। उपन्यास का आरंभ ही इस पद्धति से किया गया है। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथुर को गिरफ्तार कर लिया है और लोबीनलाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां जरूर पहुंचती थी। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया, आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहां से आया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। संवादात्मक या नाटकीय पद्धति। इस पद्धति का आश्रय लेकर कथा का विकास पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से किया जाता है। हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नपट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खक्खड़ पहनता है, जोहिन बोलता है। हाँ, तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान किया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति। इस पद्धति में कथा विकास के अंतर्गत मानवीय मनोविज्ञान और अंतर्जगत के सूक्ष्म स्पंदनों का उद्घाटन लेखक बड़ी कुशलता से करता है। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी भर जिस डगर पर वह बेतहासा दौड़ता रहता है था, उसकी अगल बगल आसपास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए छांव नहीं मिली। उसने पेड़ की किसी डाली की शीतल छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही थी। वह राह की सुंदरता पर मुग्ध छांव में पड़ा रह सकता था। मंजिल तक पहुंचने का यह कितना जबरदस्त रास्ता है जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। फ्लैशबैक या प्रत्यावलोकन पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग किसी पात्र या घटना का विगत स्मृत्यात्मक विवरण देने के लिए किया जाता है। मेरीगंज के नामकरण के संदर्भ में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में
कोठी की नींव डाली। आसपास के गांव में ढोल बजाकर ऐलान किया गया, आज से इस गांव का नाम मेरीगंज मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी, जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया, बस और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगवाकर गिने थे। इस गांव का पूरा नाम अब किसी को याद नहीं है, अथवा आज से नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। डॉक्टर प्रशांत का परिचय भी इसी पद्धति में दिया गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल के तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा था। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा था। ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता, लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। कथा वस्तु की आवश्यक गुणों की दृष्टि से विषय वस्तु की कथा समीक्षा। कथा वस्तु के आवश्यक गुणों में मौलिकता, स्वाभाविकता, रोचकता या संबद्धता आदि का परिगणन किया जाता है। सारांश यह है कि मेला आंचल की कथा वस्तु में कथा का अंश लंबा चौड़ा नहीं है। लेखक की सृजनात्मकता इस बात में है कि उसने बहुत बड़ी कथा न लेकर भी ऐसी कथा वस्तु की संरचना की है, वह हिंदी उपन्यास साहित्य में मील का पत्थर बन गया है।